इनको सुनने और इनके साथ लड़ाइयों में हिस्सा लेने का भी एक अवसर मिला। तो मैं अगर कहूं कि मैं उस पीढ़ी से एक तीसरी पीढ़ी के बीच की कड़ी हूं, बस 1986 में लड़ाई सिंह यादव जिस इलाके में पैदा हुए थे और जहां इन्होंने अपने कामकाज को केंद्रित किया था, उस इलाके में समाज सुधार का कुरीतियों और परंपराओं के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। कई धाराएं उस इलाके में जन्मी। आरएसएस संघ उसी इलाके में जन्मा। उस इलाके में एक संस्कृत महाविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी की शाखा है। एक बड़ा प्रतिरोध इनके खिलाफ उस इलाके में वो संस्कृत महाविद्यालय के जो पोंगापंथी प्रोफेसर थे उनके जरिए आयोजित किया गया। ये 86 का समय है, उनकी मृत्यु से लगभग 7-8 साल पहले। तब तक उनको पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार की श्रेणी में रखा जा चुका था। तो वो एक दौर है जिस दौर में उनके साथ कुछ 2-3 कार्यक्रमों में हिस्सेदारी, भागीदारी और उनको सुनने समझने का मौका मिला। बाबा साहब से बात शुरू होकर लड़ाई सिंह तक या हमारे तमाम महापुरुषों जिनका भी जिक्र हमारे एक वक्ता ने मंच पर किया, प्रकारांतर में हम कर क्या रहे हैं, आज बात समझने की यह है। और मैं एक बहस में आप लोगों के बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। जिन लोगों ने ब्राह्मणवाद विरोधी एक मुहिम चलाई, जिन्होंने हजारों साल के उस कोड के खिलाफ एक नई धारा प्रवाहित की, एक अपसंस्कृति के खिलाफ एक उच्च किस्म की परिश्रम के भीतर से जन्मी हुई संस्कृति को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है, प्रकारांतर में हम करते क्या हैं। ब्राह्मणवाद से चल करके हम नव ब्राह्मणवाद तक चले गए। वही 3 बातें, शिक्षा वो शेरनी का दूध, वो अंबेडकर का संविधान, इसके आगे हमने कुछ किया। एक दिन आए, मूर्ति में आइए, माला पहनाइए, अपने मसीहा और अपने पिता कहिए और फिर जाइए और भूल जाइए। लड़ाई सिंह ने जो काम जहां से छोड़ा था उसको किसने कितना आगे बढ़ाया। पेरियार ने जो काम छोड़ा उसको कितना इस देश में आगे बढ़ाया गया। अंबेडकर संविधान देकर के जाते समय कहा गए कि संविधान में एक समानता का अधिकार मैं आपको देता हूं, एक जगह समानता का अधिकार है इस संविधान के भीतर, और धीरे धीरे आपको अपने संघर्षों से इस संविधान को समृद्ध करना है और जीवन के हर क्षेत्र में समानता हासिल करनी है। कहां गए वो समानता? 70 साल बाद भी हम वही रट्टा मारे हुए हैं। जिस बोलने का अधिकार की बात हम करते हैं कि संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें बराबरी पर बैठने का अधिकार दिया, धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया। इस देश में लोकतंत्र का दायरा सीमित होता गया, बोलने का अधिकार कम होता गया। कुर्सी में बैठे हुए एक 1000 किलोमीटर दूर से आए नौकरी पेशा आदमी के सामने एक बार बोलिए तो तब आपको पता लगेगा कि संविधान में मिला वो अधिकार कितना आप उपयोग कर सकते। हालत बहुत खराब है। ये किताब बची है, इसको बस माथे में लगाते रहो। जैसे वो दुर्गा, भवानी और मंदिर, शिव और कैलाश, उसको माथे में लगाते हुए वो सब हजारों साल से इस देश की करोड़ों आबादी को गुलाम बनाए हुए हैं। उसी तरह हमारी एक पीछे एक अंबेडकर को मानने वाली पीढ़ी, हमारे पुरुषों को मानने वाली पीढ़ी ने हमको इसकी मानसिक गुलामी का शिकार बना दिया। उस किताब में क्या लिखा है? जातियों के विध्वंस से आधुनिक भारत का और नए भारत का निर्माण शुरू होगा। कहां है वो दरवाजा? अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर कहते हैं जातियों के विध्वंस से एक आधुनिक भारत के निर्माण का रास्ता खुलेगा। हमारे देश में अंबेडकर को मानने वाले तंजीमों ने क्या किया? अंबेडकर की प्रतिभाओं को सजा के रखने वालों ने क्या किया? अंबेडकर को आगे रख करके आपका वोट लेने वालों ने क्या किया?
जातियों को गोल्डन किया, ब्राह्मणवाद को मजबूत किया। जातियां कहां से आई? जातियां तो मनुवाद से आई, मनुस्मृति से आई। जातियां टूटेगी तो मनुस्मृति कमजोर होगी, ब्राह्मणवाद कमजोर होगा। जातियां मजबूत होंगी तो ब्राह्मणवाद मजबूत हो जाएगा, मनुस्मृति मजबूत हो जाएगी। तो हमारे आज के पहले वाले जो तमाम महापुरुष 47 से अब तक पैदा हुए, जो सत्ता शिखर में हमारा नाम लेकर के अम्बेडकर की दुहाई देकर के माल छानते रहे, क्या किया उन्होंने? उन्होंने मनवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को मजबूत किया, जिसका परिणाम है कि हिंदुस्तान की सत्ता में ब्राह्मणवाद की पोषक राजनीतिक विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है। ये वो हमारे दुष्कर्मों के परिणाम है कि आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और दलित तंजीमें जितनी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई, वो सारी की सारी तंजीमें उनके चरणों में नतमस्तक है, हिस्सा में बंटवारा कर रही। ये 80-90 का फार्मूला गलत है। ये पूरी धरती हमारी है, ये पहाड़, ये आसमान, ये जमीन, ये पानी, तालाब, ये सब हमारा है, क्योंकि ये सब हमारे परिश्रम से खड़ा हुआ है। हमने इसे बनाया है। ये जो देखने लायक है, जो सुनने लायक है, जो कहने लायक है, ये सब हमारा पैदा किया हुआ है। लेकिन आसमान से उड़ते हुए जहाज को देखकर जहाज बनाने वाले मिस्त्री को कोई सुख नहीं है। ये कार बनाने वाले मिस्त्री को इस कार को बनाने का कोई सुख नहीं है। ये सामने खड़ी हुई लहराती फसल को देखकर उस मजदूर को कोई सुख नहीं मिलता है, जिसने कि इसके अंदर अपनी कमर खड़ी की है, इसलिए कि इसका वाजिब हक और फल उसको नहीं मिलता है। एक गांव बगल में है, हमारे साथी भी गए थे, अभी अरुण जी कह रहे थे स्कूल का सवाल उठाया तुमने, सब स्कूल बंद हो गया। 27,000 पहले झूठ बोले, 5,000 बंद करेंगे। हाईकोर्ट ने बताया 10,000 बंद कर दिया, अभी कह रहे हैं कि 27,000 बंद करेंगे। और जो 27,000 स्कूल बंद करेंगे उसमें पहले कह रहे थे 1 किलोमीटर, अब कह रहे हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, एक गांव में आंदोलन के लिए हमारे साथी हनुमान जी गए। क्या कहा उस महिला ने? कहा भैया स्कूल हमको नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो ले लो बराबरी का अधिकार, पानी नहीं है। 20 रुपए की इतनी बड़ी बोतल बिकती है पानी की, कीमत तो सुन रहे हैं। गांव में पानी नहीं है, टंकी खड़ी है, लाइन बिछ गई है, रास्ते खोद दिए गए हैं, सालों से पानी दिया जा रहा है। और 70 साल में इस मुल्क के अंदर सरकारें साफ पानी इस देश के गरीबों को उपलब्ध नहीं करा पाई। साफ पानी नहीं मिलता। जिस इलाके में मैं बात कर रहा हूं, इस इलाके में नदी के उस पार का एक इलाका है जहां के 75 गांव ऐसे हैं जहां पर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। पानी की मात्रा, पानी में फ्लोराइड की मात्रा इस कदर है, और सब कोई जानता है। मक्खन मलाई अपने लिए पैदा करते हैं और आपको भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि 5 साल बाद फिर ये आया, इसलिए कि आपने कोई मकान नहीं बनाया, आपने कोई घर नहीं बनाया, अपने लिए कोई राजनीतिक महाज नहीं खड़ा किया। अगर आपने कोई राजनीतिक महाज खुद खड़ा किया होता, अपने कट्ठे पुट्ठे पर खड़ा किया होता, उसके नेतृत्व में आप खुद होते, उसकी निगरानी में आप होते, तो इनकी औकात थी मेढक की तरह हमको तल देती।